हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में। तो आज का चैप्टर हमारा पॉवर्टी, गरीबी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इट विल बी रिलेटेड टू द मेंस ऑफ यूपीएससी एंड थोड़ा सा जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हम देखेंगे ना। सबसे पहले हमें पता है कि पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या बात करी थी, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करी थी। पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने किसकी बात करी थी, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसीज के बारे में बात करी थी। नाउ अब हम यहाँ पर बात करें पॉलिसीज से क्या इम्पैक्ट था वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ क्या पॉवर्टी के रेशियोज थे, ठीक है, और पॉवर्टी के रीजंस हैं, कॉजेज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी और इंडिया में डेप्रीविएशन आज भी हो रहा है। तो हमें पता है कि भाई पॉवर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट। अगर आपकी पॉलिसीज सही चल रही हैं एट द पॉवर्टी लेवल तो वो काम करेंगी, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। यहाँ पर आपको लूप दिखाई देखने के लिए मिलेगा। क्या लूप होता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बंदा जो एम्प्लॉयड नहीं है वो पैसे कैसे जनरेट करेगा, वो पैसा ही जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो लूप किस में चला जाएगा, पॉवर्टी के रूप में चला जाएगा, वो उस रेशियो में चला जाएगा, वो उस लाइन में चला जाएगा। तो पहले से आज तक हम लोग क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी की क्या लाइन्स है, पॉवर्टी का क्या वो है कि हम पॉवर्टी कैसे इमेजिन करें, भाई पॉवर्टी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। यही सारी चीज़ कौन कौन सी कमिटीज़ हमने देखी, कौन कौन सी कमिटीज़ इंडिपेंडेंस से आई हैं, क्या उनका रोल था, क्या पॉवर्टी को डिफाइन किया, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि भाई लास्ट 5.5 डिकेड से हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके की पॉलिसीज चल रही हैं और सारी चल रही है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पॉलिसीज बताई, सबसे पहले वाले चैप्टर में एग्रीकल्चर की दशा बताई, उसके बाद एग्रीकल्चर कैसे सही हुआ वो बताया, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, रिफॉर्म्स आए, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज अच्छी हो गई। ये सब हमारा चल रहा है कम से कम 60 सालों से। अब हम खड़े हुए हैं समथिंग 1990s पर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉवर्टी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इवनली वर्ल्ड लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास नीड्स पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, जिनकी नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। उनको खाना है, शेल्टर है, पानी है, अच्छा सैनिटेशन है, वो फैसिलिटीज पूरी नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली वो किस रेखा में है, वो पॉवर्टी की रेखा में है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा एम क्या था, हमारा एम बस यही था कि हम पॉवर्टी को क्या कर दें, कम कर दें। यही हमारा सबसे बड़ा एम था कि पॉवर्टी को हमें क्या करना है, उसकी दर को क्या करना है, कम करना है। 5 ईयर प्लान्स ने, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या दिया कि हम पॉवर्टी को किसी भी तरीके से कम कर पाए। एक तो प्लान का आपका मोटिव भी था गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। तो ये आपका पॉवर्टी रिलेटेड चीजें थी जो हम लोग फोकस कर रहे थे अपने 5 ईयर प्लान से। और हमारा सबसे बड़ा एम यही था कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, मतलब गरीब में भी और गरीब हैं, जिनको हम अंत्योदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत्योदय बोलते हैं, जो आज अंत्योदय योजना भी चलती है, तो उनको हमें अपलिफ्ट करना है, उनको अच्छा करना है, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी है, उनको उस कैटेगरी में से हटाना है। तो यही हमारा क्या था, मेन फोकस था, और यही हमारे 5 ईयर प्लान्स में भी फोकस रहा है और आज तक फोकस रहा है। नाउ 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे थे, तो इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी इंडिपेंडेंस हुई है वो एक स्टेप है किस चीज़ का, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के ओपन अप होने का। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी, इससे अचीवमेंट्स मिलेंगे, और जितनी भी डिसीजेज है, इग्नोरेंस है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वैसी सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी। नाउ हमें ये भी पता है कि हम आज कहाँ खड़े हुए हैं। पॉवर्टी इंडिया के लिए एक चैलेंज नहीं है कि भाई पॉवर्टी को खत्म करना है सिर्फ, या वो सारी चीज़ें, हमें एक पॉवर्टी लाइन को बैलेंस करना है। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे इंडिया में कितने लोग पुअर रहते हैं, कितने गरीब लोग हैं। अगर मैं वर्ल्ड के, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मोर देन 260 मिलियन पीपल, उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही हैं। 260 मिलियन पीपल को बेसिक नीड्स नहीं मिल रही हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं ना तो पॉवर्टी प्लेस टू प्लेस अलग होती है। जैसे कि अगर हम प्लेस टू प्लेस की बात करते हैं तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, यूएस एंड इंडिया। क्या यूएस में वो पुअर लोग वो होंगे जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं? इंडिया में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, भाई वाटर सैनिटेशन भी नहीं है, ठीक है, क्लोथ्स भी नहीं है। तो इंडिया में वो लोग गरीब हैं जिनके पास ये वाली चीजें नहीं है। यूएसए में कौन से लोग गरीब होंगे, जिनके पास टीवी नहीं है, फोन नहीं है, एसी नहीं है, तो वो लोग गरीब होंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है।
नाउ टाइम टू टाइम भी चेंज होती रहती है पॉवर्टी। नाउ लोग चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत बेकार सिचुएशन है, ठीक है, तो उसमें से वो बाहर निकल जाए। तो पॉवर्टी को हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। या तो स्कीम्स लाइए आप, या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए, एजुकेशन प्रोवाइड करिए, हेल्थ सिस्टम आप अच्छा करिए, शेल्टर दीजिए। तो ये तो सारा गवर्नमेंट ही करेगी ना, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है इंडिया, और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हम लोगों को ही ये सब करना होगा। एजुकेशन देनी पड़ेगी ताकि कम्युनिटीज़ हैप्पी हो जाए। तो ये सब चीज़ें इसी से एक्सेस होंगी ना। अगर हम बात करें कि पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए और उसमें क्या हेल्प हम दे सकते हैं, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉवर्टी किस तरीके से डिफाइंड हो, मेजर हो, कैसे पढ़ी जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होता है हमारे यहाँ पे इनकम के बेसिस पे और कंजम्पशन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर कुछ लोग हैं और जिसके नीचे कुछ लोग हैं। जो नीचे लोग हैं उन लोगों को हमें उस लाइन के ऊपर या उस लाइन तक पहुंचाने की जरूरत है, तो हमारी वो पॉवर्टी वाली जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो कैसे हम उसको मेजर करें, कैसे क्या क्राइटेरियाज हम दें, वो ही इसमें पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनकम के बेसिस पे, भाई आपकी इतनी इनकम है तो आप पुअर नहीं है, आप इनकी इतनी इनकम है तो पुअर है, आप इतना खाना खाते हैं, इतनी कैलोरीज लेते हैं तो आप पुअर नहीं है या फिर आप पुअर हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि गरीब सच में है कौन, हमें पता ही नहीं है इंडिया में डिफाइन अगर हम मेजर करें कि गरीब है कौन, पुअर है कौन। तो जितनी भी आप लोकेलिटीज और नेबरहुड में देखो, भले ही आप गरीब विलेज एरिया में देखो या अर्बन एरिया में देखो, हमें ये देखना होगा कि कौन पुअर है और कौन रिच है, कौन गरीब है और कौन अमीर है। ये हमें फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है अनु और सुधा की। एक्चुअली अनु क्या थी, अनु एक जगह पर पैदा होती हैं, उनका बर्थ होता है, उनकी जो मदर है वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थी और उनका जो जन्म है वो उसी साइट पर हुआ था। जैसे ही उनका जन्म हुआ उसके थोड़े एक दो दिन में ही, उसी एक दिन के बाद वो जो मदर थी वो अपने कंस्ट्रक्शन काम पर फिर से चली गई थी। उनको ये होश नहीं था कि उनकी हेल्थ कैसी है या उन्होंने जन्म कैसे दिया है अनु को, ठीक है। अनु का जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल बचपन था, क्योंकि उनको पता था उनके पास चीज़ें ही नहीं है, उनको अपने फादर मदर की हेल्प करनी होगी, राइट। तो जो अनु थी वो पैदा कैसे हुई, कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई है, और जल्दी से जल्दी उनकी मदर जो है वो काम करने के लिए जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनके पैसे कट जाएंगे, उनके जो ओनर है वो उनको निकाल देंगे। वहीं पर अगर हम दूसरी बंदी की बात करें, दैट इज सुधा, वो क्या है, उनकी जो डिलीवरी होती है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, वो स्कूल में भी जाती हैं, उनको वाटर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, उनको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, उनका जो बर्थ है वो सेलिब्रेट किया जाता है बाय द पेरेंट्स बलून्स वगैरह से। भले ही अनु जो है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जन्म होता है उनका, और ये एक इंस्टीट्यूशन में जन्म होता है, हॉस्पिटल में जन्म होता है। इनकी जो मदर है वो इनकी केयर करती हैं, गाना गाती हैं जब रोती हैं तो इनकी मदर के पास टाइम है इनकी केयर करने का। इवनली जो आपकी अनु है वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं, काम करने हैं, अपने फादर मदर की हेल्प करनी है, उनको तो एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, हेल्थ भी नहीं मिलेगी, लेकिन सुधा को तो मिल रही है। तो ये आपका क्या है, डिस्टिंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो अनु है वो क्या है, पुअर है, क्योंकि इनको कोई भी एक्सेसिबल नहीं है चीज़ें, ना ही इनके पास एजुकेशन है, ना ही इनके पास हेल्थ है, और ना ही इनके पास केयर है। जितने भी पुअर बच्चे होते हैं उनके पास केयर और उनकी जो मदर का प्यार होता है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जो मदर है वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर बर्डन ना हो, और बहुत बहुत जल्दी समझ जाते हैं इस चीज़ को। तो वही आपको इसमें समझाया गया है। सुधा जो है वो घूमती भी हैं, ठीक है, ट्रेवल भी करती हैं, उनका इंस्टीट्यूशनल जन्म भी होता है, डिलीवरी भी होती है, स्कूल भी जाती हैं, एजुकेशन भी लेती है, हेल्थ भी है, ठीक है। और अनु को क्या बनना था, डांसर बनना था। अनु को क्या बनना था, डांसर बनना था, ठीक है। उनको म्यूजिक से प्यार था, लेकिन वो कभी भी स्कूल नहीं जा सकती थी, ना स्टेज पर जा सकती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। उनको सीखने के लिए टाइम नहीं है, उनको सीखने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कैसे करें? तो यही होते हैं गरीब लोग, यही है गरीबी, ठीक है। और सुधा के पास वो सारी चीज़ें हैं, उनके पास स्कूल भी है, स्कूल में जो सीखना है वो भी है, वो जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है उसकी क्लास भी उनकी मॉम लगवा देंगी। तो यही है आपका डिफरेंस बिटवीन द अनु एंड सुधा फॉर पॉवर्टी। अब जो लोग रेड़ी लगवाते हैं, जैसे कि आपके पुश कार्ड वेंडर्स होते हैं जो आपके ठेल लगवाते हैं, ठीक है, ठेल लगाते हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं जो आपके जूते या शूज़ वगैरह सही करते हैं, वुमेन है जो फ्लावर्स बेचती हैं, इसके साथ साथ आपके रेग पिकर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, बेगर्स हो गए, ये सब लोग क्या हैं, वो पुअर के ग्रुप में आ जाते हैं। उनके पास कुछ ही असेट्स होते हैं, कुछ ही असेट्स होते हैं जिनको वो बेच नहीं सकते, और बेचेंगे तो उनको उस टाइम पे बेचेंगे जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो किस घर में रह रहे होंगे, कच्चे घर में रह रहे होंगे, मिट्टी से बने हुए घर में रह रहे होंगे, और उनके घर की छत कैसे बनी हुई होगी, ग्रास से बनी हुई होगी, ठीक है। किससे बनी हुई होगी, ग्रास से बनी हुई होगी। तो ये लोग क्या है, बैम्बू से, ग्रास से, तो ये लोग क्या है, पुअरेस्ट है। रूरल एरियाज में आपको
लोग पुअर कैसे दिखाई देंगे? वहां पर जो लोग पुअर होंगे उनके पास लैंड ही नहीं होगी कल्टीवेट करने के लिए। यहाँ पर जो टेनेंट्स होंगे रूरल एरियाज में उनके पास क्या है? लैंड नहीं है। लैंड नहीं है तो वो कल्टीवेट किसकी लैंड पे कर रहे होंगे? ऑब्वियसली लैंड ओनर्स की लैंड पे कल्टीवेट कर रहे होंगे, या फिर जो दूसरे लैंड ओनर्स हैं उनकी, लैंड होल्डर्स हैं उनकी पे कल्टीवेट कर रहे होंगे। ठीक है, इन लोगों के पास, जिसके पास लैंड नहीं है और वेस्ट लैंड है, उनको हम लोग रूरल एरिया में क्या कह देते हैं? पुअर कह देते हैं। ठीक है, इवनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो वो लोग भी क्या कहते हैं? उनको भी हम पुअर ही कहते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर हमें किसी भी घर को ये बताना है कि आप पुअर हो या नहीं हो, तो होता है स्टारवेशन एंड हंगर। आपके पास खाने के लिए चीजें नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आप खाएंगे नहीं तो आप क्या है? पुअर है। आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, आपके पास लिटरेसी, एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है? पुअर है। सबसे इंपॉर्टेंट माल न्यूट्रिशन। क्या है माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? आप खा नहीं रहे और उसकी वजह से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी को हम लोग माल न्यूट्रिशन, जितना खाना चाहिए या जितना अवेलेबल होना चाहिए बेसिक नीड के हिसाब से, वो नहीं है। इल हेल्थ है, इलनेस है, ये सारी चीजें क्या है? ये आपको दर्शाती है कि आप पुअर हैं, आप गरीब हैं। ठीक है, फिजिकली वीक है। अब जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं या लैंड के टेनेंट्स होते हैं, उनको अपनी लैंड के ऊपर क्या करना होता है? उनको अपनी लैंड के ऊपर क्या करना होता है? उनको अपनी लैंड के ऊपर क्या करना होता है? कल्टीवेशन करना होता है। कल्टीवेशन करना होता है। तो कल्टीवेशन के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल लोन्स लेते हैं। इनफॉर्मल लोन्स जब लेते हैं तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वाई दे आर नॉट टेकिंग फॉर्मल लोन्स? फॉर्मल लोन्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनको लिखना, पढ़ना, एजुकेशन ये सब नहीं आता है, बैंक के काम करना नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वो क्या लेंगे? इनफॉर्मल लोन्स लेंगे। इनफॉर्मल लोन्स की वजह से अब क्या हो रहा है? उनके पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डेट, इन डेप्ट कंडीशन में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यही लूप उनका चलता रहेगा। अगर वो इनडेप्ट है फिर वो और पुअर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि अगर आप लोन्स ले रहे हैं, लोन्स क्यों ले रहे हैं? अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, उनको पे नहीं कर पा रहे तो कौन सी कंडीशन आ रही है आपकी? इनडेप्टेडनेस। पुअर्स जो है वो हाईली वनरेबल है। ठीक है, तो वो अपनी लीगल वेजेस के साथ नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्ट पुअर हाउस होल्ड हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनके पास ना इलेक्ट्रिसिटी होती। प्राइमरी कुकिंग मतलब कि जो वो खाना बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं? वो आपके फायरवुड पे, जो आपकी लकड़ी होती है उससे खाना, चूल्हे पे खाना बनता है उनके, गोबर से खाना बनता है उनके। ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पीपल जो है उनके पास तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होता है। गलियों में आपने देखा होगा जहाँ पे चोक्ड गलियाँ होती हैं वहाँ पर वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। इवनली जो स्लम एरियाज जिसको हम बोलते हैं, धारावी है हमारा एशिया का सबसे बड़ा स्लम, जो मुंबई में ही है, जहाँ पे एक रिच क्लास भी रह रही है और पुअर क्लास भी रह रही है। ठीक है, डिस्टिंक्शन है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग विद इन द फैमिली। और इसके साथ साथ जो पुअर वुमेन होती हैं, ठीक है, वो अपना मदरहुड तो दिखा रही है, मतलब वो केयर तो कर रही है बच्चों की, लेकिन वो मदरिंग नहीं मिल पा रही है जो आपके रिच वालों को मिल रही है, क्योंकि वो काम नहीं कर रही है इतना। ये वाली जो है वो दिहाड़ी पे काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कर रही है। ठीक है, तो ये जो है वो, इनके जो बच्चे होते हैं ना उनको जीना आ जाता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ते इतने, या वो, क्योंकि वो उनको जीना आ गया है और वो बचपन से ही हेल्दी हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम लोग जाएंगे। भाई हम लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो उनको पहले से ही वो चीज़ उनके माइंड में, उनकी बॉडी में स्टोर्ड होती है। ठीक है, नाउ स्कॉलर्स ये कहते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं पुअर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि भाई कितना आप कमा रहे हो और कितना आपके पास ओनरशिप ऑफ असेट्स, कि भाई आपके पास एक घर है, गाड़ी है, तो आप पुअर नहीं हो। तो स्कॉलर्स उस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि रूरल पुअर जो है वो कहाँ पे काम करते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चर पे। तो जो विलेज एरिया में लोग गरीब होते हैं उनको हम पता कैसे करेंगे कि गरीब है या नहीं? आप वहाँ पर जाइए और देखिए कि उनके पास अगर लैंडलेस है, उनके पास कोई लैंड नहीं है, तो वो पुअर कहलाएंगे। या फिर जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स है या लैंडलेस लेबर है जो काम कर रही है, नॉन एग्रीकल्चर जॉब कर रही है, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है इस वजह से, तो वो लोग क्या है? पुअर है, गरीब है। ठीक है, अर्बन पुअर कैसे पता करोगे भाई अर्बन पुअर है? अर्बन पुअर हमेशा माइग्रेट करके आएगा। माइग्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि रूरल एरिया में उसको काम नहीं मिल रहा है। काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है। लैंड नहीं है, लैंडलेस है, पीजेंट है, टेनेंट है, वो किसी और की लैंड पे काम कर रहा था और इतना ज़्यादा वो ऐसे काम कर रहा है कि भाई उसको
जॉब के लिए कहाँ पे जाने लग गया, अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया में जहाँ पे वो जॉब के लिए माइग्रेट करेगा और जहाँ रहेगा वहाँ पर स्लम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वही एरियाज होते हैं जहाँ पर उनको कम पैसों में रहने के लिए मिल जाता है। नाउ तो ये आपके अर्बन एरिया में रूरल पुअर जो है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करके आते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, खाने के लिए, लेबरिंग के लिए, जॉब्स उनको मिल जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। रोड साइड में आप वेंडरिंग देख सकते हो, रोड साइड में जो वेंडर्स होते हैं वो सारी चीज़ें। अब अगर मैं बात करूं कि पुअर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो कैसे पता करेंगे कि भाई पुअर है कौन नहीं। पॉवर्टी में हमेशा ना आपको जॉब नहीं मिलेगी, एक लूप होता है कि आपके पास ना जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, और अगर आपको उन बेसिक नीड्स को पूरा करना है तो उसके लिए लोन्स चाहिए होंगे, और जब आप लोन्स लेने जाओगे तो आप इन डेप्ट में फंस जाओगे, है ना, डेप्टेडनेस हो जाएगी आपको, और फिर आप और पुअर हो जाओगे, ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो चलता रहता है, ये एक लूप होता है जो हम ये देख सकते हैं ना। अगर हम पीपल की बात करें कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये गरीब है, ये है। इंडिया के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो हम लोग जो है वो कैलोरीज के हिसाब से भी देखते हैं, हम ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम लोग जो है वो पुअर कौन है कौन नहीं है इंडिया में पता करते हैं। अगर इंडिया को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पॉवर्टी की, तो हम लोगों को स्ट्रैटेजीज को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, और इस तरीके की स्कीम्स बनानी पड़ेंगी कि भाई आपकी जो पॉवर्टी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। क्योंकि आपको भाई कॉजेज पता चल गए, कॉजेज से आप उसको क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे, एस्टिमेट करने के बाद आप उसके क्या लेके आओगे, रिजल्ट्स लेके आओगे, स्कीम्स लेके आओगे, और उससे आपकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्कीम्स के ऊपर एंड कॉजेज के ऊपर। कॉजेज नहीं पता होंगे तो आप स्कीम्स कैसे लेकर आओगे, राइट। ये सारी चीजें। अब उस स्कीम को और उस कॉजेस को पता करने के लिए आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडिया में कितने लोग पुअर हैं, ताकि आप पता कर सको कि कितने लोगों के लिए स्कीम्स लेकर आनी है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेजरमेंट करना होगा, और मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, कि स्केल चाहिए, राइट। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे अच्छा काम जो इसमें किया था कि हम मेजर कैसे करें कि कौन लोग पुअर हैं कौन नहीं, वो थे दादा भाई नारोजी। इन्होंने ना जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग यूज किया था कि भाई आप जेल में रह रहे हो, उसकी लिविंग की कॉस्ट कितनी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। नाउ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको हमने किया। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि भाई जेल में कुछ लोग रह रहे हैं, एडल्ट्स रह रहे हैं। अगर मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव दूं तो कुछ एडल्ट्स रहेंगे और कुछ बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक पूरा चार्ट बनाया। इन्होंने क्या बोला कि हमारे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा है, मतलब यहाँ पर एक प्रपोर्शन है, ठीक है। इस प्रपोर्शन में से आपके कुछ बच्चे हैं, मतलब समझ लीजिए 1/3 आपके क्या हैं, चिल्ड्रन है, क्या है, चिल्ड्रन है, और बचे हुए 2/3 क्या है, आपके एडल्ट्स हैं। ये जेल की बात हो रही है। हमने चिल्ड्रन क्यों लिया, क्योंकि जेल में तो चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे, जुवेनाइल जस्टिस वाले एरिया में मिलेंगे, उन जेल्स में मिलेंगे, जुवेनाइल जेल्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन इंडिया में तो चिल्ड्रन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने दादा भाई नारोजी ने जो है वो रखा है इसको। तो इन्होंने बोला कि ये 1/3 चिल्ड्रन में से कम हाफ चिल्ड्रन जो होंगे वो तो बिल्कुल ही डाइट नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे वो इतना डाइट नहीं लेते, बिल्कुल मिनिमल डाइट लेते हैं। और कुछ हाफ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एडल्ट की तरह डाइट ले रहे होंगे, इसमें भी इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें से हाफ कितने हो गए, 1/3 का हाफ कितना हो गया, 1/6, और इसमें भी क्या हो गया, ये 1/6। मतलब क्या है कि 1/6 तो बिल्कुल निल है, जो बिल्कुल ही डाइट नहीं ले रहे हैं, और 1/6 जो है वो एडल्ट की तरह डाइट ले रहे हैं। एडल्ट में, एडल्ट की तरह मतलब पूरा एडल्ट की तरह नहीं, एडल्ट का भी हाफ। सपोज एक एडल्ट जो है वो 2400 कैलोरीज ले रहा है, तो 1200 कैलोरीज जो है वो क्या एक चाइल्ड लेगा, है ना। तो इन्होंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि 1/6 तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे आपका, और 1/6 जो है वो एडल्ट का हाफ ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 इंटू निल प्लस 1/6 इंटू एडल्ट का हाफ, एडल्ट का हाफ, एडल्ट कितने हैं आपके 2/3, 2/3 का हाफ, ठीक है, प्लस 2/3 का फुल। ये तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 3/4 आएगा। तो उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी निकाली, 3/4, कि जेल में जो 3/4 लोग हैं वो कैसे हैं,
आपके जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ रह रहे हैं, लेकिन इससे नीचे वाले जो है वो कम है ना, वो आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन दे दिया कि भाई उन्होंने कैलकुलेट किया, तो ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने की कोशिश की कि अब हमारे पास कितने रह गए, 3/4 लोग जो हैं वो रह गए। उन्होंने एवरेज पॉवर्टी लाइन निकाल दी कि इससे ऊपर वाले जो लोग हैं और इससे नीचे वाले लोग जो लोग हैं, तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन का बेसिस निकाल दिया। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स देखे गए हैं कि भाई हम लोग काम करें ओवर अ मैकेनिज्म कि भाई पॉवर्टी लाइन कैसे आइडेंटिफाई की जाए। ठीक है, उस पॉवर्टी लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता आज तक कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन की जा रही है, दादा भाई नारोजी ने हमें जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दे दिया, फिर उसके बाद कुछ कमिटीज आई, उसके बाद और कमिटीज आई, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने इंडिया में सोचा पोस्ट इंडिपेंडेंस कि हम कुछ कमिटीज बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर पाए। पॉवर्टी लाइन डिफाइन क्यों करनी है, ताकि हमें पता चल जाए कितने पुअर एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितने लोग गरीब हैं, और जब हमें पता चलेगा कि कितने लोग गरीब हैं तभी तो हम स्कीम्स बना पाएंगे ऑब्वियसली। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो 1962 में एक कमिटी और एक ग्रुप आता है, दैट ग्रुप्स नेम वाज, जो प्लानिंग कमीशन ने फॉर्म किया था, जो आज नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, उसने फॉर्म किया एक स्टडी ग्रुप। फिर 1979 में एक टास्क फोर्स बनी थी, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन। ठीक है, ये बनी। 1989 में एक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स की कमिटी बनी। तो इस तरीके से आपकी कमिटीज बनती जा रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, तो एक तो अलग कमिटी बनी थी, लकड़े वाला कमेटी थी, राजमन्नार कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी थी। ये कुछ कमिटीज थी जो पॉवर्टी के बेसिस पर डिफाइन कर रही थी कि पॉवर्टी लाइन के अंदर क्या होता है, कौन सी पॉवर्टी लाइन है, कैलोरी बेसिस पे हमें करना चाहिए या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे करना चाहिए। तो ये कुछ कमिटीज थी, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के लिए काम कर रही थी। नाउ इन बॉडीज के अलावा अगर हम देखें, कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने कोशिश की कि वो पॉवर्टी लाइन के बारे में पता करने की कोशिश करें। नाउ अगर हम बात करें पॉवर्टी के बारे में, तो हमने क्या किया, पॉवर्टी को हमने दो में बांट दिया कि कुछ लोग तो गरीब होंगे और कुछ लोग गरीब नहीं होंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग गरीब होंगे और कुछ लोग गरीब नहीं होंगे। गरीब कौन होंगे, हमने पहले ही देख लिया, उनके पास एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ वगैरह कुछ भी नहीं होंगी। और कुछ लोग नॉन गरीब होंगे, नॉन पुअर होंगे। नॉन पुअर में भी बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं और पुअर में भी बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। नॉन पुअर में कौन कौन से लोग होते हैं, आपकी मिडिल क्लास हो गई, वो भी आपकी गरीब नहीं है लेकिन वो अमीर भी नहीं है। एक हो गए रिच, जो अमीर है, और एक हो गए आपके वेरी रिच, बहुत ज्यादा ही अमीर है, और एक हो गए एब्सोल्युटली रिच, भाई अमीर ही है, इनको गरीब बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपके जो है वो नॉन पुअर के डेफिनेशंस हैं कि भाई नॉन पुअर में एक तो मिडिल क्लास आ गई, रिच आ गए, वेरी रिच आ गए और एब्सोल्युटली रिच आ गए। अब पुअर में कौन लोग आएंगे, गरीब कौन होंगे, एक तो ऐसा बंदा गरीब होगा जो हमेशा गरीब है, ऑलवेज पुअर है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, और एब्सोल्युटली रिच, ऐसे ही यहाँ पे ऑलवेज पुअर वाला बंदा होगा, है ना। और एक ऐसा पुअर होगा जो आ रहा है और जा रहा है, मतलब गरीब हो रहा है, कभी गरीब बाहर नहीं हो रहा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लेबर, सीजनल टाइम में वो गरीब नहीं होती हैं और सीजन के टाइम जब चला जाता है तो वो गरीब हो जाती हैं, तो वो इनमें आती हैं, पुअर इन एंड आउट में। एक क्या होती है जो यूजुअली पुअर होते हैं, मतलब ठीक है आप गरीब हो ऐसे बोल लो, तो वो ये होते हैं। तो हम यहीं पर वही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि भाई नॉन पुअर क्या होता है और पुअर क्या होता है। नॉन पुअर में आपके मिडिल क्लास हो गई, रिच हो गए, वेरी रिच हो गए, एब्सोल्युटली रिच हो गए। और जब हम पॉवर्टी पुअर की बात करते हैं तो कौन होंगे, एक तो ऑलवेज पुअर जो हमेशा रहेंगे, एक यूजुअली पुअर। इन दोनों को मिलाकर, किनको, ऑलवेज पुअर को मिलाकर और यूजुअली पुअर को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉनिक पुअर। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड क्रॉनिक पुअर। जो यूजुअली ठीक है गरीब है और हमेशा गरीब रहेंगे, वो क्या है, क्रॉनिक पुअर। ऐसे पुअर जो कभी आते हैं पॉवर्टी लाइन में और कभी पॉवर्टी लाइन से बाहर जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, चर्निंग पुअर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल लेबर। क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, नाउ देखो, क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर। अब एक होते हैं ओकेजनली पुअर,
ये कौन से वाले होते हैं? ये अमीर तो होते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये बैड लक की वजह से पुअर बन जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं। एंड जो कभी भी पुअर नहीं होते वो तो रिच ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ना पॉवर्टी लाइन की। अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता करना चाहिए कि भाई पॉवर्टी लाइन होती क्या है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई हम लोग पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि आप एक बंदा कितना खर्चा कर रहा है उसके बेसिस पे पता कर लेते थे कि आप गरीब हो या नहीं हो। या हम रूरल एरिया में अगर कोई भी बंदा 2400 कैलोरीज को ले रहा है और 2100 इन अर्बन एरिया ले रहा है तो वो पुअर नहीं है। अगर इससे नीचे ले रहा है तो वो पुअर है, इससे ऊपर ले रहा है तो वो पुअर नहीं है। 1999 से 2000 के टाइम पे पॉवर्टी लाइन जो है रूरल एरियाज में कंजम्पशन के बेसिस पे भी दिखाई गई कि भाई 382 रुपीज अगर आप अपने खर्च कर रहे हो कंजम्पशन में, और अर्बन एरियाज में 454 रुपीज खर्च कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो। अगर इससे कम कर रहे हो तो आप पुअर हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यूज करती है इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स के लिए कि भाई आप पुअर हो या नहीं हो। तो अब हमें कैसे पता करना है कि पुअर हाउस होल्ड्स कौन है कौन नहीं है? हम पॉवर्टी लाइन से डिफाइन करेंगे। हम लोगों ने कैलोरीज के बेसिस पे भी डिफाइन करने की कोशिश की, हमने इनकम कितनी कंजम्पशन पे डिफाइन हो रही है उसके हिसाब से भी बात करी, और हम पॉवर्टी लाइन के भी हिसाब से अब बात करते हैं, ठीक है। तो कौन पुअर है कौन गरीब है, कितने टाइप के गरीब होते हैं, कौन पुअर नहीं है कौन गरीब नहीं है, और कितने टाइप के गरीब नहीं होते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। नाउ इसमें एक चार्ट है, आप ये देखोगे, ये हमेशा ये क्या है, एक पॉवर्टी लाइन है कि इससे ऊपर जो भी होगा वो पुअर नहीं है और इससे नीचे जो होगा वो पुअर है, ठीक है। तो इससे नीचे हमेशा जो पुअर रहेगा, जो हमेशा गरीब रहेगा, ऑब्वियसली इससे नीचे ही होगा, ठीक है। लेकिन यूजुअली पुअर क्या होते हैं, जो कभी कभी ठीक है पुअर होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया कि आप रिच हो गए फिर पुअर हो गए, तो वो कौन से होंगे, वो यूजुअली पुअर होंगे। तो एक पॉइंट में आप क्या हो गए, बस रिच हो गए, एक पॉइंट पे रिच हो गए हो, ठीक है। चर्निंग पुअर जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आए फिर गए, आए फिर गए, आए फिर गए। पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा रहे हो तो पुअर नहीं हो, उससे नीचे हो तो पुअर हो, ठीक है। ओकेजनली आप ओकेजन के हिसाब से पुअर, बैड लक था, पुअर और नेवर पुअर, हमेशा आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं आओगे, तो वो आपका पुअर हो गया। नाउ नाउ अब हम बात करते हैं, स्कॉलर जो है उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं इस पॉवर्टी लाइन में, कि भाई हम पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें। हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन की जब बात की तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप पॉवर्टी लाइन तो डिफाइन कर रहे हो, लेकिन क्या आपकी पॉवर्टी लाइन ये बता रही है कि कौन सा पुअर है, और आपकी पॉवर्टी लाइन ये बता रही है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है? क्या वो ये बता रही है कौन सा वाला गरीब नहीं है? ये डिफरेंस तो नहीं कर रही है ना, बस वो ये बता रही है हाँ तुम गरीब हो। क्या वो ये बता रही है आप यूजुअली वाले गरीब हो, या आप ऑलवेज गरीब हो, या आप ओकेजनली गरीब हो, या आप ट्रांजिएंट गरीब हो, या सीजनल गरीब हो? ये तो नहीं बता रही है ना। तो वो क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम्स दिखेगी, इसको स्कॉलर्स को देखने के लिए मिली। नाउ अब इसके लिए हम लोगों ने फूड और कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया कि इसके बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी हेल्पफुल हमें देखने के लिए मिली, जो आज भी थोड़ी यूज होती है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनकम और असेट्स के अलावा जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, जैसे कि आपका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आप कमा नहीं रहे हो या आपके पास घर नहीं है तो आप पुअर हो, ऐसा तो है नहीं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है और हेल्थ नहीं है तो भी आप पुअर हो, ठीक है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो इनकम और असेट्स के अलावा हैं जो पॉवर्टी से असिस्टेड है। जैसे कि आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर नहीं है, आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपके पास सैनिटेशन नहीं है, तब भी आप क्या हो, गरीब हो। आप गरीब हो इसलिए तो आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप गरीब हो इसी की वजह से तो आप उन एरियाज में रह रहे हो जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगी, और डिसीज हो गई तो आप डाई भी हो सकते हो। तो पुअर को डेथ की ज़्यादा क्लोजिंग होती है। नाउ अब the mechanism for determining the poverty line also not take into consideration social factors। देखो पॉवर्टी लाइन में सबसे पहली दिक्कत हमें ये समझ में आई कि भाई आप ये तो बता रहे हो कि गरीब हो या नहीं हो, कौन से वाले गरीब हो ये नहीं बता रहे हो। दूसरी चीज हमें दिक्कत क्या आई कि आप ये कह रहे हो कि आप इकोनॉमिक सेंस में हम बताएंगे पॉवर्टी लाइन कि आप इतनी कैलोरी लेते हो, इतने पैसे खर्च करते हो तो आप पुअर हो। क्या आपने सोशल फैक्टर उसके अंदर जोड़े? क्या एजुकेशन को जोड़ा, कोई हेल्थ को जोड़ा? नहीं जोड़ा ना। अगर वो नहीं जोड़ा तो आप पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन कर रहे हो भाई? ऑब्वियसली आपके पास पैसा है,
ठीक है, आपके पास एक्सेस टू एसेट्स हैं, आपके पास घर है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी हुई, आप दे ही नहीं सकते हो, इतना नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? सोशल फैक्टर्स भी तो डिटरमाइन होंगे, तो वहां से भी आपको क्या है, पॉवर्टी लाइन की दिक्कत आती है। ठीक है, कैसे? आपके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, तो यही दिक्कत है ना। अब इन सब से हमें पता चल गया कि भाई पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर है वो गरीब नहीं है, नीचे है गरीब। हमने पता कर लिया कि भाई इतने लोग गरीब हैं। जब हम ये पता कर लेंगे तो हम लोग क्या लेकर आएंगे? स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या करेंगी? हमारी पॉवर्टी एलिविएटेड प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा? हम लोग हेल्दी और वेल नरिश्ड चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। हम लोगों की जो पॉपुलेशन गरीब है उसको हम क्या करेंगे? ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या तो पॉवर्टी लाइन तक लेकर आएंगे या पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आएंगे। वो क्या करेगा? वो स्कीम्स करेंगी, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट जो है वो हमें करना होगा। हमेशा याद रखना, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट हम जो कर रहे हैं वो लाइफ को सस्टेन रखने के लिए है। ग्रोथ का मतलब तो ये है कि भाई पॉजिटिवली आप क्वांटिटेटिवली आगे बढ़ते जाओ, बट व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट जो आपको क्वालिटेटिवली देखना पड़ेगा, जिसमें आप रिमूव कर रहे हो किसको? ऑब्स्टेकल्स को, टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन अ लाइफ। मतलब इन चीज़ों को भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। हेल्थ होनी चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज होनी चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। दो द गवर्नमेंट क्लेम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमने 1990s में देखे, लेकिन हमें पॉवर्टी लेवल में डिक्लाइन भी देखने को मिला। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट देंगे रूरल एरियाज में, 1990 में हम रिफॉर्म्स भी लेकर आए, और उसी की वजह से, उसी रिजल्ट से पॉवर्टी लेवल्स में कमी आई है ना, कमी आई है। लेकिन हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज पर पॉइंट आउट करते हैं कि कमी तो आई है लेकिन बहुत स्लोली आई है, बहुत स्लोली आई है। आपने जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया है, जिस तरीके से आइटम्स आपने कंजम्पशन बास्केट में रखे हैं, जिस तरीके की मेथोडोलॉजी आपने पॉवर्टी लाइन में यूज करी, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन पॉवर्टी। ठीक है, तो वो सही करने की जरूरत है। बहुत सारी लिमिटेशंस होने की वजह से इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव नोटेड मेथड्स। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि अब हम नई पॉवर्टी लाइन लाने की कोशिश करते हैं, या कुछ एक अच्छा मेथड लाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अमर्त्य सेन है, जो इकोनॉमिस्ट थे आपके। ही इज ऑलवेज नोन फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था कि किसी देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो हमेशा उस बंदे की चॉइस मैटर करनी चाहिए। चॉइस अगर आपकी मैटर कर रही है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वहां पर डेवलपमेंट होगा। तो चॉइस जो है वो इनके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के नागरिक के लिए। ठीक है, नाउ ये एक नोबल लॉरेट एंड इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक इंडेक्स अपनाया था या लेकर आए थे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, एंड दैट वाज सेन इंडेक्स। इसके साथ साथ आपका पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी चीजें तो ये लेकर आए थे। नाउ इंडिया में कितने लोग पुअर हैं ये पता करने की कोशिश करते हैं आज हम। ठीक है, हमें पता है कि ये पॉवर्टी लाइन है सपोज करके, इसके नीचे कुछ लोग हैं जो गरीब हैं और कुछ लोग हैं जो अमीर हैं। जो ये रेखा है ना आपकी, इस लाइन के नीचे जितने लोग रह रहे हैं, इसी रेशियो को हम लोग हेड काउंट रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशियो कहते हैं इसी वाले रेशियो को, राइट। यू माइट बी इंटरेस्टेड नोइंग कि टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं वो कितने हैं। मैंने आपको बताया 260 मिलियन पीपल आर पुअर, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन थी हमारे इंडिया में, जो आज नीति आयोग बोली जाती है। इसी ने हम लोगों को क्या दिया है? ऑफिशियल डेटा दिया है कि कितने लोग पुअर हैं। एक्चुअली दो ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज CSO प्लस जो आज NSSO बनी है। ठीक है, 1950 से CSO काम कर रही है। इन दोनों को मिला के CSO एंड NSO को मिला के NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है, वही हमें डेटा प्रोवाइड करती है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डेटास इज NSSO एंड प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये शो करता है कि कितने नंबर ऑफ पुअर हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और उनका प्रपोर्शन हमारी पॉपुलेशन में कितना है। अगर उस हिसाब से हम बात करें तो 1973 से 2000 तक, कब से? 1973 से 2000 तक डिफ्रेंसिएशन देखेंगे हम कि कितने लोग पुअर थे और कितना कम हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेट में तो हुई ही है, राइट। तो 1973 टू 1974
more than 321 मिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और 1999 और 2000 के टाइम पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 260 मिलियन आ चुका था। पहले कितना था? 321। और 2000 के टाइम पे कितना आ गया? 260 मिलियन आ गया। वहीं पे अगर 1973 की बात करें तो 55% जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे एग्जिस्ट करती थी, जो आज 1999 2000 के बीच में 26% पे आ गई है। इसके बाद 1973-74 में मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन पुअर जो है वो रूरल एरियाज में रिसाइड कर रही है, जो आज 80% सॉरी, जो आज जो है वो 75% पे आ गई है। इसका मतलब ये है कि 3/4 से ज्यादा पुअर, 3/4 से ज्यादा गरीब लोग कहाँ पर रह रहे हैं? विलेजेस में रह रहे हैं, गांव वाले एरिया में। तो हमें कहाँ पर फोकस करने की जरूरत है? गांव वाले एरियाज को एम्पावर करने की जरूरत है, एनहांस करने की जरूरत है थ्रू आर स्कीम्स। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि वी हैव टू फोकस ऑन द विलेजेस। अगर ये डेटा ही नहीं होता तो हमें क्या पता चलता कि हमें कहाँ फोकस करना है थ्रू द स्कीम्स? नहीं। तो डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और ये पता करना कि कहाँ पर हमें जरूरत है। ठीक है, तो रूरल एरियाज में हमें जरूरत है। ठीक है, नाउ 1990s में हमें पता है कि रूरल एरियाज में हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो पुअर थी वो थोड़ी सी कम हुई है, बट कंट्री में जो अर्बन एरियाज हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। क्या हुआ कि भाई 1990s के टाइम पे आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसकी वजह से विलेज एरिया पे थोड़ा सा अच्छा असर पड़ा है। तो वहाँ के जो लोग हैं पुअर हैं वो माइग्रेट भी किए होंगे फॉर जॉब्स, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो गांव वाले एरिया में तो पुअर क्या हो गए? कम हो गए, क्योंकि वो माइग्रेट कर गए। और अर्बन एरिया में क्या है? पुअर इंक्रीज हो गए, गरीब इंक्रीज हो गए, क्योंकि वो माइग्रेट करके आ गए हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स हो गया। ठीक है, नाउ पॉवर्टी रेशियो जो है वो कंटिन्यूअसली, भले वो अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज, कम हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि 1973 से 2000 के टाइम पर पुअर की जो नंबर है वो कम होती हुई दिखाई दी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितनी नंबर वो कम हुई है वो एक स्लोअर रेट से हुई है, slower rates away. You will notice that the gap between the absolute number of poor in rural and urban area did not narrow down until the early 1990s, where the case of ratio remained the same until 1999 to 2000. यहाँ पे हम एक चीज देखने वाले हैं, एक चार्ट्स को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं जरूर कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना। नाउ जब इंडिया में हम ट्रेंड्स इन पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, दिस इज द टाइम ऑफ 1973 to 74 एंड दिस इज द टाइम जो हम 2000 की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 260 मिलियन पीपल जो हैं वो क्या है? गरीब हैं। और यहाँ पर वो टाइम नीचे आ चुका है समथिंग 200 पे या 190 मिलियन पे। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो क्या होता है? जितने नंबर ऑफ पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो यहाँ पे 55% समथिंग है। और यहाँ पर कितने आ गए 2000 के टाइम? समथिंग 35%। ठीक है, ये देखने के लिए मिला है। तो ये हम लोगों ने इस डेटा से पता किया। ठीक है, नाउ अब हम इसमें स्टेट्स की अगर बात करें किसमें पॉवर्टी ज्यादा है, तो एक तो आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल रही है जो कम हुई है, यहाँ पर आई। ये आपकी बिहार की पॉवर्टी है जो यहाँ आई। ये आपकी क्या है? वेस्ट बंगाल की है जो यहाँ आई। आप देखो उत्तर प्रदेश में भी कितना चेंज हुआ है। तो ये क्या है? चेंजिंग है, ये डिक्लाइनिंग है। स्टेट्स में भी कितना डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। गुजरात में आपको बहुत अच्छा डिक्लाइन मिला है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर आ गए हो। तो ये 1973 से 2000 का डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में अच्छा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और 1973 में आपकी पुअर की पॉपुलेशन कितनी थी और 2000 में वो कितनी थी, तो कंपैरिजन दिया हुआ है। नाउ मैंने यही बताया कि आपकी स्टेट्स जो हम लोगों ने अभी चार्ट पढ़ा किस तरीके से उन स्टेट्स में पॉवर्टी थी। और ये जो 5 स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, यहाँ पे 70% जो लोग थे वो पुअर थे। और इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि 1973-74 के टाइम पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रह रही थी? बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही थी। वही 1999-2000 के अंदर ओनली 2 स्टेट्स ऐसी हैं, बिहार एंड ओडिशा, जो सेम लेवल पर रही। और सारी स्टेट्स ने बहुत ज्यादा कटौती की अपनी पॉवर्टी में। ठीक है, उन्होंने शेयर ऑफ पुअर तो कम किया, लेकिन दूसरी स्टेट्स की तरह ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिली। अगर हम गुजरात में देखें तो पॉवर्टी लाइन बहुत कम हुई है, 48% से कितनी रह गई? 15%। ये बहुत अच्छा है। 1973 में आपकी 48% और 2000 में वो 15%। तो वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल देखने के लिए मिला, जिसमें 2/3 दैट इज 63% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अंडर द पॉवर्टी लाइन इन 1973, बट इन 2000 इट वाज जस्ट ओनली 27%।
30%। तो कितना डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिला है आपको, डिक्लाइन तो हुआ है भाई, 260 मिलियन से आप 180 पर आ गए, 55 से 35 पे आ गए। और इन स्टेट्स में भी डिफरेंस देखने के लिए मिला, वेस्ट बंगाल में 63 से 27 पे, 48 से 15 में गुजरात में। तो ये आपको देखने के लिए मिला है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होती क्यों है भाई? देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है। एक तो मैंने लूप ही बताया कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पॉवर्टी अगर मैं इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर मैं पता करूं तो कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि भाई आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन एंड स्किल्स, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप पुअर की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, देन हेल्थ और सिकनेस। ठीक है, तो पहला क्या है आपकी एजुकेशन और स्किल्स, दूसरी आपकी हेल्थ, सिकनेस, देन डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके साथ हो रहा है, आपको एजुकेशन इस बेसिस पे नहीं दी जा रही क्योंकि आप गरीब हैं, तो फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप तब भी गरीब रह जाएंगे। तो ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से आप गरीब हैं। नाउ दे कैन बी कॉजेज एज अ रिजल्ट ऑफ, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको एजुकेशन नहीं दी जा रही है या आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनडेप्टेडनेस, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। मतलब कि पॉवर्टी हो क्यों रही है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशन ही नहीं है आपके पास, आपके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप गरीब रहेंगे। दूसरी चीज आपकी हेल्थ खराब, हेल्थ खराब है तो आप अपनी जॉब्स पे नहीं जा सकते, जॉब्स पे नहीं जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है, पॉवर्टी है। देन सोशल एक्सक्लूजन, आप गरीब हैं इस वजह से आपको सोसाइटी में से एक्सक्लूड कर रखा है और आप वो चीजें नहीं ग्रास्प कर सकते जो चीजें दूसरों को मिल रही हैं, तो भी आप गरीब रह जाएंगे। आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, आप इंडेप्टेडनेस की सिचुएशन में, आपने लोन लिए थे, आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है, आप अनएम्प्लॉयड हैं तो दिक्कत है, ये सारी चीजें हैं। राइट, पॉवर्टी जो है वो इकोनॉमिक वाइज भी देखी जा सकती है, सोशल वाइज भी दे सकती है। सोशल वाइज ये है कि आपके पास सोशल क्राइटेरिया एंड कॉजेज ये हैं। इकोनॉमिक वाइज की अगर हम बात करें, आपके पास पैसा ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, पैसा नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते, कैपिटल नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, ये दिक्कत है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास डिमांड ही नहीं है जो आप प्रोड्यूस कर सको, आपसे कोई ले ही नहीं रहा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, आपके पास पॉपुलेशन प्रेशर है, सोशल वेलफेयर नेट्स है। तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिकली देखी गई कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या है। नाउ चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल था और उसकी वजह से कितने सारे इम्पैक्ट थे इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सर्विस सेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ये कोई डाउट नहीं है कि इनका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए हमें मिला है। हमें ये भी पता है कि किस तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन लोगों ने खदेड़ के बाहर फेंक दिया था, इन्होंने कैसे रिप्लेस किया हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज को, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया इंडिया में। इस रूल ने, इस ब्रिटिश रूल ने क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। नाउ इंपोर्ट्स जो आ रहे थे आपके कॉटन क्लोथ के बाहर से, हमारे इंडियन क्लोथ्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्लॉथ यार्न को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश रूल ने। ठीक है, तो वो दिक्कत है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो खत्म हो गई, लैंकाशायर से अब कॉटन क्लोथ आने लगे, हमारी पूरी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी इन लोगों ने, हम एक्सपोर्टर बन गए किसके, रॉ मटेरियल के, और इम्पोर्टर बन गए फिनिश्ड गुड्स के। 70% जो इंडियंस थे वो किस में, एग्रीकल्चर में थे पूरे ब्रिटिश राज में, और जो इम्पैक्ट था उस सेक्टर पे वो बहुत ज़्यादा था लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, दूसरी चीज़ों के, कि भाई आप एग्रीकल्चर में हो तो उस हिसाब से आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स होते थे। एग्रीकल्चर में भी इनकी रिवेन्यू पॉलिसीज चलती थी, रिवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से ज़मींदार जो है वो रेंट ज़्यादा लेते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लैंड को ख़राब रखते थे, तो वो सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे, मनी लैंडर्स थे तो उनसे वो लोग जो है वो इनफॉर्मल लोन्स लेते थे, इन सब चीज़ों की वजह से वो और पुअर हो जाते थे। ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने लगा था, जिसकी वजह से 26 मिलियन लोग भूख से मर गए थे, और 1875 से लेके 1900 25 सालों के अंदर अंदर आपके 26 मिलियन लोग मर गए खाने की वजह से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके पास खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। नाउ ब्रिटेन का जो मेन गोल था वो यही था कि हम ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स को एक मार्केट प्रोवाइड कर दें, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया, ठीक है, कि इंडिया जो है वो एक मार्केट की तरह उनको दिख रहा था कि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, इंडिया में करेंगे। ठीक है, ये है। तो ब्रिटिश राज जो है वो
मिलियंस ऑफ पीपल की उनकी कंडीशंस को उन्होंने लाइफ को इम्पोवरिश्ड कर दिया था। ठीक है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब खत्म हो चुके थे, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो चुकी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की जैसे हम बात करें, हमारे गुड्स जो है उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। बहुत सारे लोग तो मर ही गए थे, किसकी वजह से? फेमाइन की वजह से। 1857-58 के टाइम पर हमें गुस्सा इस वजह से था क्योंकि बहुत सारे जो लोकल लैंड ऑनर्स थे उनको ओवरथ्रो कर दिया था, क्योंकि 1857 में कौन सा हमारा वो हुआ था, फर्स्ट वॉर एंड इंडिपेंडेंस हुई थी। ठीक है, 1857 का युद्ध हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे भी हमारे हाई टैक्सेस थे पीजेंट्स के ऊपर, रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश रूल के खिलाफ सिपॉइज के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। आज भी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर ही देता है, क्योंकि मोर देन 50% of the population comes in the agriculture and gives only 17% of GDP contribution। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। देन लैंड की ओनरशिप भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो लोग हैं उनको तो चांस ही नहीं मिला इन सब चीज़ों में ना। इंडिपेंडेंस से हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे काम किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले वाले चैप्टर्स में बताया था, लैंड रिफॉर्म्स, उसमें भी लैंड सीलिंग एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रही थी एग्रीकल्चरल लोगों के लिए ना। तो हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग देखी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, जिन भी लोगों के पास लैंड नहीं थी उनको, वेज लेबरर्स को। ठीक है, तो इस ये कुछ एक्सटेंट तक ही सक्सेसफुल हो पाए थे हम लोग, उतना नहीं हो पाए थे जितना होना चाहिए था, जितना हम लोगों ने सोचा था। इसकी वजह से क्या हुआ, स्मॉल वो जो फार्मर्स थे उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि भाई वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही कुछ टेनेंट्स को लैंड मिल गई थी, लेकिन जिन भी लैंड के ऊपर ये टेनेंट्स काम कर रहे थे, स्मॉल फार्मर्स काम कर रहे थे, उनको हटाया भी जा रहा था ड्यू टू द लूप होल्स इन दी स्कीम्स। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन ऑफ रूरल पुअर जो इंडिया में थे वो स्मॉल फार्मर्स है। ऑब्वियसली 87% से भी ज़्यादा आपके जो फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है, तो ये जो लैंड थी जनरली फर्टाइल कम थी और डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, रेन के ऊपर उस टाइम पे। तो सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमारी क्रॉप्स कैसी होंगी, और क्रॉप्स किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे मॉनसून पे डिपेंड कर रही है। और मॉनसून किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वो तो नेचुरल है, तो वो है नहीं। तो इस वजह से लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयमेंट का एक नया ऑल्टरनेटिव सोर्स वगैरह। तो इसकी वजह से लैंड होल्डिंग्स क्या हो गई, फ्रेगमेंट हो गई। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में अगर देखो तो बेटा जो होता है वो, अगर 2-3 बेटे हैं तो उनकी लैंड जो है वो फ्रेगमेंट कर दी जाती है ताकि वो अपने आगे का फ्यूचर देख सकें उस चीज़ के लिए। तो वो होता था। और आपको तो पता भी है कि फार्मर्स जो हैं वो आज भी सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोन्स को पे नहीं कर पाते, और जहाँ पे वो पे नहीं कर पाएंगे उनकी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और अगर उनकी क्रॉप्स फेल हो गई हैं कैलामिटीज़ वगैरह की वजह से, तो भी दिक्कत होती है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, कि भाई आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो दिक्कत करती हैं। नाउ अगर मैं इंडिया में अर्बन पुअर की बात करूं, वो जो है वो क्या है, वो रूरल पुअर कहाँ गए, माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में गए, किसकी सर्च में, जॉब की सर्च में, लाइवलीहुड की सर्च में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दीज पीपल, क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड और इंटरमिटेंटली एम्प्लॉयड एट कैजुअल लेबर्स। व्हाट आर द कैजुअल लेबर्स? कैजुअल लेबर्स हमारी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा बेकार वाला सेक्शन होता है, मिजरेबल सेक्शन होता है, क्योंकि कैजुअल लेबर्स वो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं कि एक दिन में काम किया एंड उनको पैसे मिले। अब उनको नहीं पता कि कल उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो उनको जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, उनके पास असेट्स नहीं होते हैं, घर बार गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, उनको चलाने के लिए साइकिल्स भी नहीं होती है, मेनली लिमिटेड स्किल्स हैं, स्पार्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सरप्लस सस्टेनेम, नो सरप्लस टू सस्टेन। तो ये सारी दिक्कतें आपको देखा होगा, आपके घरों के बाहर कुछ कुछ चौराहे, मतलब चौराहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं सुबह के टाइम में 9 to 10 AM द मॉर्निंग। आप देखोगे तो वो लोग वो कैजुअल लेबरर्स ही होते हैं, जो खड़े होते हैं और सोचते हैं कि कोई आएगा हमारे पास, हमको लेकर जाएगा काम करवाने के लिए उस दिन। लेकिन जिस दिन नहीं है उनके पास कोई ले के आने के लिए और जाने के लिए, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो पॉवर्टी क्या है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल एंड इंटरमिटेंट नेचर ऑफ वर्क। रूरल और अर्बन एरियाज में जो है उसकी वजह से इंडेप्टेडनेस, मतलब कि कर्जा लेकर आ जाते हैं, और उसी की वजह से पॉवर्टी होती है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जॉब्स ही नहीं है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट आप जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपके पास दिक्कत आ रही है, तो वो है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन,
जब इन्फ्लेशन होता है, फूड ग्रेन्स में प्राइसेस बढ़ते हैं और अदर एसेंशियल गुड्स में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एट अ हायर रेट देन प्राइस ऑफ लग्जरी गुड्स, तो उसकी वजह से लोगों पर दिक्कत आती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या चीज़, लग्जरी चीज़ तो नहीं खरीद रहे हैं, वो उन गुड्स को खरीद रहे हैं जो खाने की हैं, शेल्टर गुड्स हैं, उनको खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों के ऊपर क्या आती है, दिक्कत आ जाती है। इसी की वजह से हमने सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप्स बनाए। एक तो वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करते हैं, जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक वो लोग जो उस चीज़ के लिए लेबर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग हैं। तो ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि ये जो गैप है रिच और पुअर का, वो बढ़ता जा रहा है, रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं, वाइडन होता जा रहा है, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है इंडिया में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात करूं इनइक्वालिटी की, तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में पर्सपेक्टिवली, ठीक है। हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो यही दिक्कत है। अब इसमें क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के हकदार होते हैं कि भाई हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को, मशीन्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, लैंड हो गई, वो सब हमारी है, इस वजह से हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि नोएडा है, गुड़गांव है, उसमें इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। वहीं पर एक क्या होते हैं, ये इनके पास लेबर होती है, मतलब ये सिर्फ काम कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ काम कर सकते हैं। जैसे कि नोएडा गुड़गांव है, आप वहाँ पर गए, अपनी लेबर दी आपने, वहाँ पे काम किया, तो आप लेबर हैं। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाले लोग हैं, इनको हैव कहा जाता है, बिकॉज दे हैव दैट थिंग एंड दे आर नोन एज हैव नॉट्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट की कंडीशन आ जाती है। तो इंडिया के लिए पॉवर्टी अगर हम देखें ना, एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है जो इंडिया को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंडिया को आगे बढ़ना है तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए रहता है, और पॉवर्टी को अगर सही करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, कैजुअल लेबरर्स की कंडीशन के ऊपर ध्यान देना होगा, जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं, टेनेंट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। तब जाके आपकी पॉवर्टी में कुछ ना कुछ सुधार आएगा। इंडेप्टेडनेस, आपको इनफॉर्मल लोन से फॉर्मल लोन्स की तरफ लाना होगा, लोगों को बैंक अकाउंट्स खुलवाने होंगे, एजुकेशन देनी होगी, हेल्थ सिस्टम से एक्सेस कराना होगा, एक्सेस टू स्किल्स कराने होंगे, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करानी होंगी, एक्सेस टू एजुकेशन कराना होगा, जो बच्चे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं उनको एक मेन स्ट्रीम में लाना होगा। तो दीज आर द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस जो पॉवर्टी को सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एक पर फोकस करिए पॉवर्टी को, ये सारे जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, या फिर आप बॉटम से अप अप्रोच ले सकते हैं। इन छोटे छोटे चैलेंजेस को खत्म करके आप पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, रादर देन पॉवर्टी को खत्म करना है तो ये जो है वो ज़्यादा ईजी होगा फ्रॉम बॉटम टू अप अप्रोच। इसमें आपकी कंडीशन भी बॉटम टू अप अप्रोच आएगी, टॉप अप्रोच आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें पता है कि हम ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, और हमें ये भी नहीं पता है कि पॉवर्टी को हमने सही कर दिया और वो ट्रिकल डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है कंडीशंस। अगर हम ग्रास रूट लेवल से ही पॉवर्टी की तरफ जाएंगे तो चीज़ें जो है वो हमें अच्छी दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही पॉवर्टी के चैप्टर में कि हमने देखा कि पॉवर्टी क्या है, पुअर क्या होते हैं, किस टाइप के पुअर होते हैं, कितने टाइप के नॉन पुअर होते हैं, कितने टाइप के पुअर होते हैं, किस तरीके से हम गरीब लोगों की गरीबी रेखा को मापते हैं, किस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन देखा कि 1970 से लेकर 2000 के बीच में कितनी पॉवर्टी कम हुई है, किन स्टेट्स में कम हुई है, किन स्टेट्स में कम नहीं हुई है, और जिन भी स्टेट्स में कम हुई है उनमें कितनी रेट से हुई है, कितनी स्लो से हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, वो सारा लूप देखा कि पॉवर्टी कैसे जनरेट हो रही है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।